नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू एसएससी एनटीपीसी एचएसएससी एंड अदर स्टेट पुलिस के लिए। दोस्तों देखिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल पाने के लिए। दोस्तों जब आप कामयाब होते हो तो नाकामयाब आपके पास आती हैं, तो आप अपने संकल्प पे अड़े रहिए, अपने संकल्प से भटकना नहीं। जब आप पढ़ते हो तो लोग आपके दोस्त कहेंगे छोड़ यार, क्या यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप मूवी देखो, वेब सीरीज़ देखो, तो वो रास्ता भटकाने वाले होते हैं। या बीच में कोई ऐड आ जाती है, फिर हम ऐड को उसको ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो नहीं करना हमें। तो दोस्तों बस अपना संकल्प बनाए रखिए और इन बाकी चीज़ों को दूर हटाते रहिए। सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो आज हम करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, WHO के अनुसार यदि खालिस्तान तापमान से ऊपर पकाया जाए तो बर्ड फ्लू वायरस कोई प्रभाव नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भोजन को कितना पकाएं कि उसमें बर्ड फ्लू वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाए, प्रभाव। तो दोस्तों आपके पास है 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 90 और 90 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए, राइट आंसर दीजिए कमेंट में आप फटाफट। कितने डिग्री पर पकाया जाए कि भोजन में बर्ड फ्लू खत्म हो जाए। तो बच्चों पहले बर्ड फ्लू के बारे में सुन लीजिए। बर्ड फ्लू कौन सा होता है? H5N1। ये भी क्वेश्चन आता है। अगर कोई आपसे पूछे कि चलो मैं आपसे पूछूं कि ये किसका वायरस है, या फिर आप ये बता दो कि स्वाइन फ्लू के वायरस कौन सा है भाई, शाबाश, स्वाइन फ्लू का कमेंट में बताइए, स्वाइन फ्लू का। तो H1N1 और बर्ड फ्लू का क्या आएगा भाई? H5N1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है? ये आपके सामने कह रहा है कि इसको कितने वायरस पर पकाए, कितने डिग्री सेल्सियस पर पकाएं। तो कितना आएगा बच्चों? 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाएं। तो ये क्या होगा? इसके सारे वायरस मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। रोगाणु सिद्धांत की पुष्टि की गई, यानी कि जो जेरेम थ्योरी वाज कन्फर्म्ड बाई, बताइए भाई किसने की? रोगाणु सिद्धांत की पुष्टि किसने की? प्रीवोस्ट ने, निथम ने, पास्चर ने, कोलेगा ने? वेरी गुड, शाबाश, आप लोग आंसर दीजिए। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर साहब आएंगे, ये देखना। तो अब मैं आपको बता दूं लुईस पास्चर जी के बारे में। कोई पूछे ना आपसे, पहली वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की थी। और मैं आपको बता दूं, रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से रेबीज होता है। और मैं आपको बता दूं, एक होता है फॉर्मेंटेशन होता है किण्वन की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। ब्रेड बनाने की विधि या शराब बनाने की विधि, ये क्या होता है? फॉर्मेंटेशन होता है, किण्वन। तो इसकी खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। तो और आपको और बता दूं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, रक्त का थक्का जमाने के में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए इजी क्वेश्चन है, कितने खुश हो जाएंगे बच्चे, आप सभी खुश हो जाओगे, कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन है इजी, पर मैं बताऊंगा वो सुनना आप। देखिए, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोल। ठीक है, जो लगभग ये हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन, उसमें स्टोरेज होता है। जो होते ना पत्ते गोभी में विटामिन के होता है, ध्यान रखना बच्चों। मांस में, टमाटर में सी भी होता है, के भी होता है। अब देखना, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोल। ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बढ़ना और हीमोफीलिया एक शाही रोग है, सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में हुआ। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। अब सुनिए आप मेरी बात, अगर कोई आपसे पूछे घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, बताइए भाई, घाव भरने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? शाबाश। घाव जिंदगी के नहीं, वो कभी नहीं भरे जाएंगे। कभी सोचो कि वो विटामिन खा लें तारी जिंदगी का जख्म भर जाए। उसके लिए विटामिन खाने की जरूरत नहीं है। चलो आप लोग देखो, कहीं नहीं होते जख्मी। तो चलो आगे देखते हैं। तो घाव भरने के लिए विटामिन देखना,
मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। घाव, घाव समझ गए ना। देखो रक्त का थक्का तो क्या होता है, हमारा हाथ उत कट गया, पैर कट गया, तो 2 से 5 मिनट में खून जम गया, वो तो ब्लड क्लॉटिंग हो गई। घाव देखना, जैसे कि कहीं कट गया और उसमें मक्खी सी वगैरह बैठने लग जाए, वो थोड़ा गलने लग जाए, तो वो घाव हो गया। तो घाव पर तब हम क्या करते हैं, सीसी करते हैं। जैसे कोई जानवर बैठ गया, पानी उसमें चला गया, तो सीसी करते हैं ना घाव में। तो कौन सा विटामिन आएगा बच्चों, सी आएगा। तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन, विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी के बारे में आपको सबको पता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें। एस्कोर्बिक अम्ल होता है, आंवले में सबसे ज़्यादा होता है, ईंट के द्वारा नष्ट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। शक्कर भी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, पता लग गया होगा। दूसरे पौधों के भीतर रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, अंतपादपी। अंतपादपी क्या होते हैं, ये पौधों में जो रोगाणुनाशक बनाते हैं, यानी कि जो खराब मिट्टी होती है, पौधों को गर्मी लवणता इनसे बचाते हैं, उन वो क्या कहते हैं, वो अंतपादपी होते हैं। और सुनना, ये क्या, ये एक ऐसा पौधा होता है जो अपनी लाइफ में का कुछ हिस्सा दूसरे पौधों पर बिताता है, और ये पौधों को, उन पौधों को बीमारी वगैरह इनसे बचा लेता है। तो क्या होते हैं, वो अंतपादपी कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर बी आएगा। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये क्या कह रहा है, जो असमतापी। देखिए एक तो होता है समतापी, समतापी होता है वार्म। वार्म को बोलते हैं गर्म खून वाले। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, गर्म खून वाले। एक होता है असमतापी, असमतापी होता है कोल्ड, यानी कि ठंडे खून वाले। समझ में आ गया इतना तो ये क्या पूछ रहा है, ठंडे खून वाले जानवरों के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, आप धैर्य रखिए। देखिए ठंडे खून, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इनका रक्त हर समय ठंडा रहता है। आपको बताना है कौन सा सही है, इनमें से एक सही है। दूसरा है, उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा है, उनके शरीर का तापमान हर समय स्थिर रहता है। और चौथा है, उपयुक्त सभी। बताइए क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, शाबाश। इसका राइट आंसर आएगा, इनका शरीर का तापमान हर समय, सी आएगा, इसका हर स्थिति में स्थिर रहता है। कई व्यक्ति होते हैं हमेशा बेचारा एक ही स्वभाव का रही, कितने गुस्सो वाले, आराम से वही स्थिर रही, तो वो कहते यार ये तो ठंडा स्वभाव का है। ठीक है ना। अब ऐसे थोड़ी एक बार तो उस आदमी ने गुस्सा करा और फिर ठंडा पड़ गया, तो अब बताओ, तो वो तो मौके पे वार करने वाला हो गया। और कई होते हैं बेचारा कुछ कह ले, ठीक है ना, कुछ नहीं, आराम से सुनते रहते हैं, हर समय एक स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी आपने देखे होंगे हर स्थिति में। तो देखिए अब मुद्दा अपना ये है कि कई बच्चे हैं जिनके समझ में नहीं आया ठंडा खून गर्म खून। देखिए कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कबूतर, छिपकली, मछली और सांप। कबूतर, छिपकली, मछली, सांप में गर्म खून किसका है? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। बता दो किसका है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आराम से सुनना। जो पहले सुनना ठंडे खून वालों के बारे में। ठंडे खून यानी कि कोल्ड ब्लड एनिमल, अनियमित तापी बोल देते हैं, असमतापी, विषमतापी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स होते हैं, और एम्फीबियन यानी कि उभयचर होते हैं। सुनना, फिर सुनना। जैसे कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ठीक है, मेंढक, सेलिमेंड्रा, हाइला, टोंड, ये सब ठंडे खून वाले हैं। यानी कि जितने भी रेंगने वाले हैं और जितने भी उभयचर हैं वो क्या होते हैं? वो ठंडे खून वाले होते हैं। ठीक है। सरीसृप, कीट, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीट, कीट भी क्या होते हैं? ठंडे खून वाले होते हैं बच्चों। अब सुनना मेरी बात, अब फिर सुनना। जो गर्म खून वाले कौन से होते हैं? जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी समझ गए ना। और जितने भी पक्षी होते हैं, एवल्स बोल देते हैं, वो सारे ही गर्म खून वाले हैं। बताओ भाई, समझ में आया? अच्छे से आ गया ना समझ में? शाबाश। गर्म खून, ठंडा खून। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर आ गया सी। देखो ध्यान से देखो, दिख गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? शाबाश, सी आ गया ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है, मैंने पूरा क्लियर करा दिया।
ठीक है ना। अब किसी बीमारी का प्रतिबिंब संक्रमण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, चिरकालिक कहलाता है, प्रणालीगत, स्थानीयकृत, रिजर्व्ड कहलाता है। बताइए शाबाश, क्या कहलाता है। देखिए किसी बीमारी का प्रतिबिंब संक्रमण से क्या कहलाता है, आप देखिए आराम से देखिए। लोकलाइज्ड, लोकल, जैसे लोकल आता है, कोई लोकल आदमी है तो लोकल, कोई नहीं भैया तो लोकल का ही है, तो एक सीमित एरिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई बीमारी एक एक विशेष अंग पे हो, एक पे, जैसे हाथ पे हो, सिर्फ हाथ पे हो, नुको नहीं पूरा शरीर में हो, तो हाथ पे है तो हाथ के लिए लोकल ही हो गई। सर में हो तो ये सर के लिए स्थानीकरण हो गया। तो किसी बीमारी का प्रतिबिंब संक्रमण क्या कहलाता है जी, स्थानीयकृत, यानी कि लोकलाइज्ड कहलाता है। किसी एक समय पर लोकलाइज्ड, स्थानीयकरण यही तो होता है, सीमित, कहीं एक सीमित हो। किसी के बाइट आ रहे हैं हाथ में तो बाइटे होते हैं ना, बाइटे क्या हो, तो वो सब क्या होते हैं, हाथ में आ गए ना, हाथ पैर का अचानक मुड़ जाना, तो एक उंगलियां मुड़ जाना, तो एक विशेष अंग पे अटैक होना। तो बच्चों ये देखिए, उत्तेजना के समय, यानी कि जो सेक्स के समय या फिर गुस्से के समय कौन सा हार्मोन हम अधिक मात्रा में छोड़ देते हैं। तो बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम लैंग्वेज बोली है, क्या आएगा, शाबाश, इसका राइट आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा, इसका राइट आंसर सी आएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, बताइए ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ये हदिवक्रक होती है ना, हदिवक्रक, ये कहाँ होती है, किडनी में। ठीक है, और अधिवक्रक ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, सुना होगा कॉर्टेक्स, और अंदरूनी भाग क्या कहलाता है जी, मेडुला तो कहलाता है। ठीक है, जो एंड्रेलिन हार्मोन होता है, एंड्रेलिन, उसको कहते हैं 3F। कोई आपसे पूछे 3F हार्मोन कौन सा है, कई बार पूछ भी ले आपसे, 3F हार्मोन कौन सा है, फियर, फाइट और फ्लाइट, ये भी आता है। कई बार आता है, कई बार पूछ लेता है आपातकालीन हार्मोन, यानी इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनलिन, लड़ो उड़ो, एड्रेनलिन। ठीक है बच्चों, ये इसके बारे में पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। देखिए देखिए, बीज आवरण का निर्माण, बीज आवरण का निर्माण सीड कोट किससे होता है, झिल्ली, कोलेजा, जो होता है ना, विजनन द्वार, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा, किससे होता है। देखिए बीज को जो फर्टिलाइजर निषेचन के बाद किसकी आवश्यकता होती है, उचित जल की, सूर्य के प्रकाश की, इनकी तो आवश्यकता होती है। तो इसका फिर क्या आएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर बच्चों, सी ए आएगा, क्या झिल्ली आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वे रक्त वाहिनियां कौन सी है जो रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करती है। जो ब्लड कार्पोसेसल, दैट इज द, जो बिल्डअप जो इसका होता है ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। बताइए शाबाश, वे रक्त वाहिनियां कौन सी है जो रोगों को खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हेल्प करती है। शाबाश, हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम, और आजकल तो इम्यूनिटी सिस्टम ही चल रहा है। चलो बताओ ऑप्शन, आप ऑप्शन ध्यान से देखिए, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोफिट, लिम्फोसाइट। बच्चों आप बताओगे तभी बात बनेगी, सोच के बताना, तुक्के मत मारना। शाबाश, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, क्या आएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका लिम्फोसाइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर आएगा ए, इसका ए आएगा, ल्यूकोसाइट आएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको WBC है ना, WBC के बारे में सुन लेना। WBC होती है 5 प्रकार की। नंबर 1 होती है एसिनोफिल, फिर होती है बेसोफिल, बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, ये रहा इसी मेरा, एक होती है मोनोसाइट, ये रहा, और एक होती है लिम्फोसाइट। 3 तो ये रहे, 2 ये रहे। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे, कोई क्यों, पहले मैं ही पूछ लूँ।
कि सबसे ज़्यादा मात्रा में WBC कौन सी है? बताओ सबसे ज़्यादा मात्रा में WBC। देखिए बच्चों, आकार में पूछा तो मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC, आकार में पूछे तो मोनोसाइट। अब उसने मात्रा में पूछा है तो क्या आएगा? न्यूट्रोफिल। अब देखो आपको ये दिख रहा है, ये लिम्फोसाइट, इसकी भी जबरदस्त कहानी है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है ये सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है जो कैंसर होती है, कैंसर सेल को कौन रिमूव करता है, कौन सी WBC कैंसर सेल को हटाती है? तो देखिए ये दो प्रकार का हुआ है। आराम से देखिए बच्चों, मैं ये जो समझ लेगा ना वो क्लियर है। लिम्फोसाइट्स यह वाली यह वो है दो प्रकार की, एक तो आपने सुने को T लिम्फोसाइट और एक हो है B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। देखिए T लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, जो कैंसर सेल है ना, कैंसर सेल को रिमूव करते हैं, हटा देती है। T लिम्फोसाइट कैंसर सेल को क्या कर देती है? हटा देती है। और HIV से कौन सी लड़ती है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी कौन सी? T लिम्फोसाइट। दूसरी वो है B लिम्फोसाइट, घाव को भरने में B लिम्फोसाइट। वैसे तो विटामिन C पढ़ाया था, लेकिन जब ऑप्शन में ये सेम आ जाए तो लिम्फोसाइट। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी, अगर ऑप्शन में इम्यूनिटी सिस्टम है ये रहा ना, ऐसे तो आएगा ही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ये दूसरा इसका काम क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। जैसे कई बार ऑप्शन में आ जाए ये आपको ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल नहीं दो तो इपेरिन दे दे, आपको दे दे कोई और दे दे, जैसे ब्लड प्लेटलेट्स दे दे और लिम्फोसाइट दे दे, तो क्या आएगा? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लिम्फोसाइट, क्योंकि है तो WBC। ठीक है, तो अब कोई आपसे पूछे हमारे शरीर में रोगों से रक्षा कौन करती है, बताइए रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाती है? इसका तो ये राइट आंसर ए आएगा, मैंने बता दिया ल्यूकोसाइट। ये कैंसर सेल को कौन रिमूव करती है? लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? T लिम्फोसाइट। घाव भरने के लिए B लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट और सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल। सब क्लियर हो गए होंगे बच्चों? शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट सारे। ये देखिए हाथियों की गर्भावधि कितनी होती है? मैंने बताया था हाथियों की गर्भावधि कितनी होती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? हथनियों की, इसका आएगा 22 माह। ठीक है, 22 महीने। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सफेद हाथी थाईलैंड में, रिन में। ये अब सुनना क्वेश्चन काम की सुनना। हाथी होता है, हाथी के जो भारी दांत होते हैं दो, वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ले लो। देखो एक दांत के प्रकार एक होते हैं इंसाइजर कृंतक, केनाइन रदनक, प्रीमोलर अगर चवर्णक और मोलर चवर्णक। ठीक है बच्चों, तो जो हाथी, इसने पूछा हाथी के जो भारी दांत होते हैं ऊपर वाले, हाथी के जो भार होते हैं वो दांत कौन से होते हैं? वो ऊपरी कृंतक होते हैं, ध्यान रखना। ये ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले ये कृंतक, ऊपरी कृंतक होते हैं। ये वाले निकल गए ना बाहर, ये होते हैं ऊपर वाले कृंतक, समझ गए ना। और दांत का जो चैप्टर आएगा भोजन का, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें हम डिटेल से पढ़ा देंगे इनको। ठीक है, चलो अब गर्भकाल की बात हो रही है तो बताओ। तो देखिए बच्चों, आप ये इमेज देखिए, हाथियों का गर्भकाल 624 दिन। ठीक है, फिर देखिए आप नेक्स्ट देखिए घोड़े का गर्भकाल, आराम से देखिए बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। घोड़े का 330 दिन, मैंने तो आप बनाए लोगे, बहुत होशियार सो तुम। मनुष्य का मानव का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिन। हाँ भाई, टाइगर का गर्भकाल, बाघ का गर्भकाल, देखो आप आराम से देखो विद इमेज ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए। आप शेयर कीजिए अपने पढ़ने वालों को, उनको बताइए कम समय में ज़्यादा कंटेंट कहाँ से दे रहे हैं। ओनली सुपर क्यूज और मोनू सर, उनकी टीम आपके लिए तैयार है, आप हमारे साथ क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए।
देखिए क्विज खेलोगे बच्चों जब भी कामयाब होगे, मैं अब भी कह रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट करोगे, हम प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब फ्री में मिल रहा है तो पच नहीं रहा होगा। तो देखिए ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसी में 155 दिन होगा इसका। ये कुत्ते का गर्भकाल देखिए 63 दिन का होता है, 63 डेज। ये देखिए भैंस का गर्भकाल देखिए, भैंस का गर्भकाल 300 दिन। चलो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। HSS से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, ये भैंस की नस्ल पूछती है, तो ये इमेज दिख रही है आपको, इस सींगों वाली भैंस कौन सी नस्ल की होती है? कोई भी बच्चा बता दे, बताना भाई कौन सी नस्ल की होती है। चलो नेक्स्ट देखिए, चूहे का गर्भकाल कितने दिन का होता है? चूहे का गर्भकाल कितने दिन का होता है? शाबाश, चूहे का होता है 21 दिन का। नेक्स्ट देखिए, गिलहरी का गर्भावधि कितने दिनों की होती है? गिलहरी की होती है 40 दिन की। चित्ता, चित्ता का गर्भकाल 95 डेज का। मोनू सर व उसकी टीम आपके साथ खड़ी हैं, आप पढ़ते रहिए, क्विज खेलते रहिए, हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाय का गर्भावधि कितनी दिन की होती है? 284 दिन की। और ये देखो, और ये गरीब की गाय, गरीब की गाय क्या है? बकरी। और बकरी की अवधि 151 दिन की। जीवन अवधि नहीं, गर्भावधि 151 दिन की होती है, ठीक है। और बकरी के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, नहीं पूछा तो अभी बता देते हैं। चलो देख लिए होंगे बच्चा आपने, चलो और देखो आप, इसी में आगे देखते हैं अगला। ये देखिए, शेर का गर्भकाल 120 दिन। अब कई सोच रहे हैं सर शेर का नहीं, शेर नहीं खाएगा, ऐसा नहीं, नाम उस इसी का ही लिया जाएगा, एक ही नस्ल का, ठीक है ना, इतना दिमाग न लगाइए। देखिए ऊंट का गर्भ अवधि 400 दिन की। कई सर नहीं सर ऊंटड़ी आएगी, ऊंटड़ी का ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमसे अपने पूछे भाई किसका लड़का है, तो हम अपने पापा का नाम लेते हैं पहले, तो इसी तरीके ऊंट ही आएगा। तो इसी तरीके से ऐसा ही नाम बताया जाता है, तो ज़्यादा माइंड न लगाओ। देखो बच्चों ये इमेज समझ में आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करो ग्रुपों में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किसी का भला होए। को कहे भाई ने वीडियो भेजी, वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है, आप शेयर करो। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है बताइए? भेड़ की, बकरी की, मुर्गी की, या मवेशी की, कैटल? सब बस कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। देखिए एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है बच्चों? एंग्लो न्यूबियन है बकरी की नस्ल। मैं मिलवाऊंगा इनसे। देखिए ये इसे जर्सी कहा जाता है, बकरियों में जर्सी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे जर्सी कहा जाता है, बकरियों में जर्सी कहा जाता है इसको। और सुनना, होता क्या है, ये इसका जन्म स्थान का है, ये ब्रिटेन की है, ये बकरी अंग्रेज है, इसका नाम है एंग्लो न्यूबियन, ठीक है। अब देखना, अब मिलवाते हैं अंग्रेज से इसे। ये देखिए ये अंग्रेज बकरी देखो, ब्रिटेन में जन्मी है। ये देखो ये है एंग्लो न्यूबियन नस्ल, ठीक है। ये नहीं जची तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखिए आप, ये लाइन में खड़ी, ये लाइन में खड़ी हैं तीन एक साथ, तो ये है एंग्लो न्यूबियन, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहे हैं क्लास? बिल्कुल, मैं आराम आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से करवा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है।
बिल्कुल एक लाइन में। शाबाश, देखो। नेक्स्ट पे चलते हैं। और चलो सुनो, पहले इसके बारे में सुनो, आप पहले सुनो सुनो, चलने से पहले सुनना पड़ेगा आपको। कि कोई आपसे पूछ ले बकरी की और नस्ल बताओ सर, भाई कौन कौन सी हैं। देखिए, जमुनापुरी, बित्तल, पित्तल नहीं बित्तल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, पश्मीना, खैरसनी, बलूची, ये सब किसकी नस्ल है? ये बकरी की नस्ल है। जमुनापुरी, बित्तल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, पश्मीना, खैरसनी, बलूची, ये सब बकरी की नस्ल है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने लगभग क्लियर करवा दिया ये, शाबाश, आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फिर से बता देता हूं। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? बकरी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेरिटोनिटिस खालिस्तान की बीमारी है, बताइए इनमें से खालिस्तान भरना आपको। ये किसकी बीमारी है? पेरिटोनिटिस। अब देखो सर, मैंने तो इज्जा सुना है, सर मैंने तो डेंगू सुना है, मलेरिया सुना है, आप ये कहाँ से पकड़ के लाए इस बीमारी को, है ना? कई सोच रहे हैं ये क्या आ गई, कहाँ से आ गई, अब तुक्का बैठाएंगे। देखिए बच्चों, तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से सुन लोगे तो। क्या पता अचानक आ जाए एग्जाम में, फिर नहीं सुनोगे तो क्या फ़ायदा होगा? सुनोगे फ़ायदा होगा, याद हो जाएगी, किसी से पूछ भी सकते हो ये क्या आता है क्या नहीं। देखिए ऑप्शन देखिए, उधर उधर होता है पेट, ठीक है भाई, जांग, मस्तिष्क, त्वचा, किसकी होती है बताइए सब? पेरिटोनिटिस। इसका राइट आंसर क्या आएगा? पेट की आएगी बच्चों, राइट आंसर आएगा इसका ए। क्या होती है, क्या होती है? देखिए इसमें जो पेरिटोसिस होते हैं ना, इसकी जो पेट की जो आंतरिक दीवार होती है ना, जो अंदर अंदर होते हैं पेट के अंदर, उसमें सूजन आने लग जाती है। ठीक है, तो जो पेट के अंदर सूजन आने लग जाती है उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनिटिस। समझ में आ गया होगा? शाबाश। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन का घटक है? बताइए क्या आएगा? विटामिन B12 है। चलो एक बात और बताओ, ये बताना, B12, शाबाश, बताना एक बार। मेमोरी फॉर्मेशन यानी कि, सॉरी, हाँ बताना, याददाश्त के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सभी बच्चे बताना। मेरा आपसे क्वेश्चन है, याददाश्त के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है बी, यही सेम ऑप्शन है। देखिए, याददाश्त के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट इसकी कमी से परनीसियम एनीमिया होता है, यानी कि जो हमारा बोन मैरो होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती हैं। और मैं आपको बता दूं, इस विटामिन में क्या होता है, ये विटामिन जो यकृत होता है ना, लीवर, मछली वगैरह का लीवर, और उसका बोलते हैं ना उसको कलेजी, इसका मुख्य स्रोत होता है। ये तो मैं इजी बात बता रहा हूँ, इसकी कमी से, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट 60 से की कमी से, कोबाल्ट 60 कैंसर का इलाज करता है, ना कि B12 की कमी से कैंसर होता है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में आता है कैंसर किस विटामिन की कमी से होता है, तो बच्चे आंसर कर जाते हैं B12 का तो कोई लेना देना है ही नहीं बच्चों। अरे इसकी कमी से तो रोग ही नहीं होते, कैंसर नहीं होता। तो देखिए बच्चों, मैं, चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से कैंसर होता है? मुझे आंसर दीजिए कमेंट में। शाबाश, किस विटामिन की कमी से कैंसर होता है? B12 नहीं आएगा, B12 की कमी से नहीं। और हम टीचर और हम ऐसे पढ़ा देते हैं, ये पढ़ाते हैं कि B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट 60 का इलाज, कैंसर के इलाज का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में करते हैं, ना कि B12 में। और कोबाल्ट उससे गामा किरणें निकलती हैं, जब कोबाल्ट 60 से कौन सी रे निकलती हैं? गामा रे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैंसर किस विटामिन की कमी से होता है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत जानदार और शानदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बीज अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? जल की, वायु की, सूर्य के प्रकाश की, उपयुक्त तापमान की। बताइए। जो सीड्स ग्रेमिनेशन होते हैं ना, उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? जल की, वायु की, सूर्य के प्रकाश की और उपयुक्त तापमान की। बताइए शाबाश बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, बताइए शाबाश। देखिए, जब हम बीज बोते हैं तो हम उसमें तो तापमान भी देखते हैं भाई, किस तापमान में किस हिसाब से देखते हैं, तो तापमान भी ज़रूरी है। ठीक है, हवा भी ज़रूरी है, जल भी ज़रूरी है, होनी चाहिए हवा। लेकिन हम उसको क्या खुला छोड़ देते हैं बोते समय? नहीं। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सूर्य के तापमान की। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है। राइट आंसर क्या आएगा? इसका सी आएगा। नेक्स्ट देखिए। चैनल को बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाइक कीजिए चैनल को। मूंगफली तेल किससे प्राप्त होता है? बताइए। आर अर्के अर्केसिया से, हाइपोजिया से, अर्के अर्के किस हाइपोजिया से, उपयुक्त दोनों से। मूंगफली का तेल किससे प्राप्त होता है? अर्क अर्के किस हाइपोजिया से। ठीक है बच्चों, ये देखिए। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने हेतु, हाँ भाई, न्यूट्रॉनों की अवशोषण करने के लिए किन दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है? बहुत ईजी है। कितना ईजी है बताइए। हाँ भाई, न्यूट्रॉनों की क्रिया को अवशोषित करने के लिए बोरोन और कैडमियम का आएगा। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो पॉल्यूशन बाई जो थिंकिंग हो, मतलब जो सुपरसोनिक यानी कि प्राध्वनिक जेट होते हैं, वे जेट जो जिनकी ध्वनि की चाल से ज़्यादा उनकी उनकी आवाज़ साउंड हो, है ना, कि वो किस प्रदूषण की वजह बनते हैं? बताइए। ओजोन लेयर, ऑक्सीजन, बताइए। SO2 CO2, ये तो इजी है बिल्कुल सारा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए शाबाश। जो किस प्रदूषक की वजह बनते हैं? जो सुपर जेट होते हैं। वो किसको जेट करेंगे? वो O3 लेयर को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखिए, अभिक्रिया, एक तो विखंड, एक तो होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। बताइए। तो फिजन या फ्यूजन, तो उसमें भी दिक्कत है, ध्यान रखना कदे आप आंसर दे दो। हाइड्रोजन बम, देखिए ये क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन की अनियंत्रण अभिक्रिया पर, जो फ्यूजन अनकंट्रोल पर, या फ्यूजन कंट्रोल पे, या फिर जो फ्यूजन एक अनकंट्रोल या अनकंट्रोल। बताइए शाबाश। परमाणु विखंडन नियंत्रण या अनियंत्रण नाभिकीय, जो नाभिकीय संलयन होता है, सॉरी, नाभिकीय संलयन, नियंत्रण अनियंत्रण, और जो नाभिकीय विखंडन होता है नियंत्रण अनियंत्रण, चार हो गए। तो ये क्या कह रहा है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन के अनियंत्रण पर या नियंत्रण पर। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो आज आपको सूर्य का भी क्लियर हो जाएगा किस पे काम करेगा। बहुत जोर का क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो इसका अनकंट्रोल नाभिकीय संलयन फ्यूजन यानी कि संलयन अभिक्रिया पर होता है, और सूर्य होता है कंट्रोल। सूर्य कंट्रोल पर, ये अनकंट्रोल पर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। आप ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब भी बोल रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देंगे। और आपको क्विज खिलवा रहे हैं हम, पहले पढ़ो फिर क्विज करो, ऐसा कोई नहीं करेगा। आप हमसे जुड़ो और क्विज खेलो आप।
आज आपने जो पढ़ा, आज आपने मान लो दिन में हमसे 200 क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं शाम को आप हमें बताओ, हम खुद आपको टेस्ट लेते हैं डेली। मैं और मेरी टीम बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है। हिमांशु सर, कुलदीप सर, संजय सर, कुलदीप सर, संजय सर दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। क्विज खेलो, आप क्विज में पार्टिसिपेट करोगे तभी बात बनेगी, तभी हमें पता लगेगा। अब मान लो आप क्विज नहीं खेलते और कोई अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ गया आपने देखा ही नहीं और वो एग्जाम में आ गया ऐसे 10 क्वेश्चन, फिर आप लोग क्या करोगे? और क्विज में क्या होता है कि हर क्षेत्र से क्वेश्चन उठाते हैं और आप उनको नोट्स बना लो अपने पर्सनल, आपको हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, पायरेक्स कांच की आंतरिक मजबूती के लिए जिम्मेदार है। बताइए कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम कार्बोनेट जिम्मेदार है, लेड ऑक्साइड जिम्मेदार है, बोरेक्स जिम्मेदार है या फेरिक ऑक्साइड जिम्मेदार है? क्या आएगा इसका? इसका आएगा बोरेक्स। देखिए पायरेक्स कांच में किसका संगठन होता है, किस किस का कंपाउंड होता है भाई? सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का। और प्रयोगशाला में उपकरण में क्या प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच का उपयोग? एक होता है फिलंट कांच, मैं आपको बता दूं 1 मिनट में। फिलंट कांच होता है पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड व सिलिका का। कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में फिलंट कांच का प्रयोग होता है बच्चों, फिलंट कांच का। पूरा ही चैप्टर क्लियर कर देता हूं, बार बार दिक्कत करे से हो। एक होता है सोडा कांच, सोडा, ठीक है। सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। ट्यूबलाइट, बोतलों, प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग में उपकरणों के बर्तनों में किया जाता है सोडा कांच का उपयोग। नेक्स्ट देखिए, एक होता है ये आपका फेवरेट कांच, क्रुक्स कांच, ठीक है। ये सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का बना होता है। धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है, धूप के चश्मों में। सारा ही क्लियर करा देते हैं, और क्या बच्चे बार बार परेशान हो, कहां ढूंढने कहां नहीं, ठीक है। 2 और बच गई है, और देख लो। एक होता है पोटास कांच, ये पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका का बना होता है। अत्यधिक गर्म ताप पर किए जाने वाले कांच के बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रयोग उसका प्रायोगिक उपकरण में भी किया जाता है, प्रयोगशाला वगैरह में भी। जैसे अत्यधिक किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो पोटास कांच का बना होगा बर्तनों को। और एक होता है प्रकाशीय कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड व सिलिका का बना होता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप है और प्रिज्म बनाने में, फिर सुन लो ये तो और इंपॉर्टेंट निकला, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है। समुद्री सैलाव किसमें महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहे के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के? शाबाश। समुद्री सैलाव, शैवाल जो बताइए किसके होते हैं? जो काई होती है ना, एल्गी बोलते थे, किसका है? आयोडीन। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, वो सब ज़्यादा किस में होता है? शैवाल में। और मैं आपको बता दूं, ये जो शैवाल होते हैं, शैवाल प्लस कवक, फंगई बोलते हैं इसको, ये किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का करते हैं बच्चों। और लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषक का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज के लिए तो इतना ही है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने विद इमेज बताए हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही है, मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों आप पढ़िए, मंजिल बनाए रखिए, अपनी एम बनाए रखिए, चाहे कितने ही भटकाने वाले आएँ। और मैं आपको बता दूं कि कई बार हम पढ़ने बैठते हैं
जैसे हम यूट्यूब पे कुछ देखना चाहते हैं, बीच में वो कोई दोस्त आ जाए, वो आपको बता देगी नहीं आप ये देखो, ये मूवी देखो, ये वेब सीरीज अच्छी चल रही है, ये चल रही है, और आप उस वीडियो जो आप देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आप मेरी क्लास देखना चाह रहे हैं, नहीं देख पा रहे, फिर आप मिस करोगे, क्विज भी खेलोगे। अब देखो ना, तो आप अपना एम बनाए रखिए इन चीज़ों को, मूवी तो आप फिर देख लोगे, जॉब लगने के बाद सर्च कर लेना, पुरानी मूवी मिल जाएंगी आपको, सब कुछ रखा मिलेगा। लेकिन जब टाइम है हमारे पास पढ़ने का, तो आप पढ़िए, आप अपने एक ही मंजिल पाने के लिए संकल्प बनाए रखिए दोस्तों। मैं अब भी आपको बोल रहा हूँ, भटकाने वाले की कमी नहीं है। आप कोई भी नेक काम करने चलो, उसकी सलाहकार इतने मिल जाएंगे, आपको खुद उम्मीद नहीं होगी। तो दोस्तों, अब बहुत से मिलते हैं, लेकिन जाने दो उनको। तो आप अपने संकल्प बनाए रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए, जिद्दी बनिए, तो बस नौकरी जरूर मिलेगी आपको। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।